प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके फोर्थ चैप्टर पर हमने पिछले वीडियो से डिस्कशन शुरू किया था। तो फोर्थ चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, राजनीति विज्ञान में अंतः शास्त्रीय उपागम या दृष्टिकोण। तो इस पर हमारा डिस्कशन है। तो अंतः शास्त्रीय जो अध्ययन दृष्टिकोण है, उपागम है, वो क्या है, इसका जो बेसिकली अर्थ, पूरा बैकग्राउंड हमने डिटेल से विद्यार्थियों पिछले वीडियो में समझ लिया है। आज इस वीडियो में अंतः शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है, इसका जो पूरा विकास यात्रा है, मतलब इसकी विकास को हम समझेंगे और इसके विकास को हमने 3 धाराओं में विभाजित किया है: परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो इन 3 जो धाराओं के माध्यम से इसकी पूरी विकास यात्रा है, उसको हम समझेंगे कि जो वैसे तो हम अंतः शास्त्रीय उपागम को आधुनिक दृष्टिकोण की अवधारणा मानते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धति मानते हैं, लेकिन परंपरावाद में भी कहीं न कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। तो उसको भी हम समझेंगे कि यद्यपि ये जो अंतः जो शास्त्रीय, नाम तो बाद में आया है ये पद्धति, लेकिन कहीं न कहीं परंपरावाद में भी देखी गई है, और फिर आगे इसका कैसे कैसे विकास हुआ, पूरी विकास यात्रा हम समझेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, सारे वीडियो अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में, इस चैनल की प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगी। वहाँ सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएंगे। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या है। तो विद्यार्थियों, ये आप सामने देख पा रहे हैं कि 3 जो धाराओं, राजनीति जो विज्ञान में अंतः शास्त्रीय पूरे दृष्टिकोण को हम इन 3 धाराओं के माध्यम से पहचान सकते हैं। पूरे विकास यात्रा को हम इन 3 धाराओं के माध्यम से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार इस अंतः शास्त्रीय उपागम ये प्रारंभिक स्वरूप में था, फिर कैसे कैसे आगे चलकर इसका विकास हुआ। तो पहली जो परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, आप सामने देख पा रहे हैं, अगर हम परंपरावादी दृष्टिकोण की बात करें तो यद्यपि अंतः शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है, उपागम है, इसको हम व्यवहारवाद से जोड़ते हैं, अनुभववाद से जोड़ते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, लेकिन परंपरावादी दृष्टिकोण जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, ठीक है, वहाँ भी कहीं न कहीं इसके जो अंकुरण हो चुका था, और वहाँ यद्यपि अंतः शास्त्रीय जो उपागम शब्द यूज नहीं किया गया हो, लेकिन ये जो भावना है, ये जो चाहता है, वो मौजूद था किसी न किसी रूप में। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि किसी भी विषय विशेष को, किसी भी विषय विशेष को अन्य जो विषयों की जो तकनीकें हैं, पद्धतियां हैं, कंटेंट है, उसके साथ अगर जोड़कर हम इसको समझते हैं, समृद्ध करते हैं और व्यवस्थित रूप में, ठीक है ना, तो वही अंतः शास्त्रीय उपागम है, अंतः शास्त्रीय दृष्टिकोण है। मतलब अन्य विषयों की तकनीकों, किसी पर्टिकुलर, यहाँ कोई एक राजनीति की बात नहीं है, कोई भी विषय हो, उसको अगर अन्य जो समाजशास्त्र के विषय हैं या अन्य विषय हैं उनके साथ जोड़कर, उनकी तकनीकों, पद्धतियों, उनके साथ एक व्यवस्थित रूप से उसको समृद्ध किया जाता है, तो फिर वो अंतः शास्त्रीय उपागम को उस रूप में परंपरावादी लेते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नेक्स्ट लाइन में जो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर विषय के द्वारा, कोई भी विषय के द्वारा अगर अन्य विषयों के साथ जो अध्ययन पद्धति या उसके साथ जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उन तथ्यों को, उनको एज इट इज उधार नहीं ले लिया जाता है, बल्कि उनको आलोचनात्मक दृष्टि से आत्मसात किया जाता है। मतलब उसके सही या गलत को देखकर फिर उसको आत्मसात किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस विषय में ये सही है तो बस ले लिया जाए, नहीं। पर्टिकुलर मान लीजिए राजनीति विज्ञान
को समझना है और उस विषय के द्वारा अन्य समाज विज्ञान के जो विषय उसके साथ अगर मान लीजिए कुछ ग्रहण करना है, तो फिर उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से राजनीति विज्ञान के लिए क्या बेहतर होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, तभी उसको आत्मसात किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। ये परंपरागत दृष्टिकोण का मानना है कि इस प्रकार ये आत्मसात किया जाता है, न केवल उधार ले लिया जाता है एज इट इज। जैसे उदाहरण स्वरूप इसमें विद्यार्थियों दे भी रखा है कि आइंस्टीन का जो प्रभुसत्ता सिद्धांत है, ठीक है, संप्रभुता की जो अवधारणा है, ठीक है, ये वैसे राजनीति विज्ञान की अवधारणा नहीं है विद्यार्थियों, ये विधि शास्त्र की प्रमुख अवधारणा। संविधान विद थे, कानून विद थे आइंस्टीन, ठीक है, लेकिन राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में भी उसको अपना लिया गया है। अब यहाँ पर हमने एज इट इज नहीं, उसको हमारे राजनीति विज्ञान की बेहतरी के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए जो सही लगा उस आधार पर उसको अपनाया है। आगे विद्यार्थियों को कहा जा रहा है कि यद्यपि, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यद्यपि अंतःशास्त्रीय जो अध्ययन पद्धति है नवीन शब्द है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद में इसका जन्म होता है, लेकिन ये कहा जाता है, ये राजनीति जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा भी इस पद्धति का प्रयोग होता रहा है, भले इस नाम से नहीं, लेकिन जो ये पद्धति कहती है वो पद्धति अपनाई गई है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो आप विद्यार्थियों में देख सकते हैं कि 1880 तक राजनीति शास्त्र का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं था, मतलब ये अलग स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, ये बाद में हुआ है विद्यार्थियों, ठीक है। ये तो बल्कि एक समाजशास्त्र का ही जो अन्य जो उनके साथ ही जुड़ा हुआ था, मतलब दर्शन शास्त्र। आपको पता है कि जैसे प्लेटो है, उनको महान राजनीतिक शास्त्री कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक दार्शनिक थे वो, ठीक है ना, दर्शन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो दर्शन शास्त्र, इतिहास, कानून एवं धर्मशास्त्र जैसे विषयों का पाठ रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो जुड़ाव ये कहता है कि जो अंतः शास्त्रीय दृष्टिकोण भी तो यही कहता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान स्वयं 1880 से पहले तक तो वो स्वतंत्र था ही नहीं, बल्कि वो तो वही जो दर्शन शास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र, कानून शास्त्र, इनका धर्मशास्त्र इनका हिस्सा रहा है। आगे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण का ये मानना है, इस धारा का ये मानना है कि जिस प्रकार चार्ल्स ई मेरियम ने, क्योंकि आपको पता है कि व्यवहारवाद के प्रणेता ये माने जाते हैं, तो जिस प्रकार चार्ल्स ई मेरियम ने जो अंतः शास्त्रीय उपागम का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान को, राजनीति अध्ययन को मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान के साथ जोड़ा, उसी प्रकार जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण के विचारक है, ठीक है, तो उन्होंने भी राजनीति अध्ययन को अन्य विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा है। उदाहरण भी आप देख पा रहे हैं। अरस्तु ने राजनीति को जीव शास्त्र, नैतिकता और तर्क शास्त्र के साथ जोड़ा। आपको पता है कि उन्होंने किस प्रकार, जब अरस्तु आप पढ़ोगे थर्ड ईयर में, या थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल जोड़ा है, यहाँ हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सेंट ऑगस्टाइन, उन्होंने भी राजनीति को धर्म के साथ जोड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने धर्म के साथ जोड़ते हुए नैतिकता के साथ भी जोड़ा। हिगेल की बात करें हम, तो उन्होंने राजनीति को किस प्रकार जो दर्शन के साथ जोड़ा, दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा उन्होंने। और कार्ल मार्क्स का तो आपको पता है ही, उन्होंने तो सीधा सीधा अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा। पूरा उनका जो दृष्टिकोण, पूरा जो दर्शन ही मार्क्सवादी, वो अर्थ पर आधारित है, आर्थिक पर आधारित है, और राजनीति विज्ञान के महान विचारक वो कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों है, परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी आप जो इस धारा में, उस विकास यात्रा में देखें, तो यहाँ ये कहा गया है कि जो अंतः शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है वो यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसका जन्म हुआ हो, लेकिन ये जो पद्धति नई नहीं है, पहले भी अपनाई जाती रही है, उदाहरण भी आपने देखा है। अब आइए नेक्स्ट जो दृष्टिकोण देखते हैं, नेक्स्ट जो धारा आप देख पा रहे हैं आगे जो ये बढ़ता है अंतरशास्त्रीय उपगम, यह है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, व्यवहारवादी की हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा आपको कि अंतःशास्त्रीय उपागम तो खैर व्यवहारवाद के अंतर्गत तो था ही, अनुभववाद को यहाँ अपनाया गया था, अनुभववाद पर जोर दिया गया था, और अंतःशास्त्रीय
जो उपागम है, अंतः शास्त्रीय जो पद्धति है, इसको काफ़ी इस पर जो बल दिया गया था व्यवहारवाद के द्वारा, आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा। आधुनिक दृष्टिकोण की जो प्रमुख धाराएं हैं, चाहे हम व्यवहारवाद की बात करें या व्यवस्थागत विश्लेषण की बात करें, तो उसमें अंतः जो अनुशासनात्मक अध्ययन, अंतः जो शास्त्रीय उपागम है, वो स्पष्ट रूप से उसकी झलक आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। प्रमुख जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक रहे हैं, चाहे हम उनकी बात करें चार्ल्स ई मेरियम, लॉसवेल, सार्टोरी, डेविड स्टर्न, तो बहुत सारे जो विचारक रहे हैं उनकी आप चाहे कृतियाँ देखें, उनके विचार देखें, तो उसमें अंतः शास्त्रीय जो उपागम है, अंतः शास्त्रीय दृष्टिकोण की झलक आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। विद्यार्थियों, अंतः शास्त्रीय जो उपागम है, दृष्टिकोण है, यह विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है, जो हमने देखा, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, इतिहास शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, तो ये इन सबको अलग अलग करके नहीं देखना चाहती है। ये विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करने के स्थान पर, जैसे कि हमने पहले भी कहा, उनको सबको एक जोड़कर एक सामाजिक विज्ञान का निर्माण करने के पक्ष में है। यह जो उपागम ये कहता है कि जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है वो केंद्रीय दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तर्क प्रतिमान पद्धति उस दृष्टि से भिन्न नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, पिछले वीडियो में भी जिक्र किया कि केंद्रीय विषय, जैसे राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य हो सकता है, सरकार हो सकती है, ठीक है, उनका है। इतिहास का जो भूत में बीत चुका उनका अध्ययन करना है, समाजशास्त्र का समाज का अध्ययन करना है, अर्थशास्त्र का आर्थिक जो पहलुओं का अध्ययन करना है, तो वो केंद्रीय तत्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, तकनीक हैं, जो मानव का अध्ययन करना है, तो वो सब कहीं न कहीं वो सब इक्वल है, बराबर है, समान है। इसमें आप देख भी सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ भी है कि जो राजनीति शास्त्र का जो केंद्रीय तत्व है, शक्ति है, राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, समाजशास्त्र का परिवार है, अर्थशास्त्र का जो अर्थव्यवस्था है, तो ये केंद्रीय तत्व है। यही नहीं, बल्कि ये दृष्टिकोण ये भी मानता है, अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण ये भी मानता है कि जो विभिन्न विषयों में जो विभाजन हुआ ना, वो सुविधा की दृष्टि से हुआ है। वैसे वो पृथक उनको आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े हुए हैं। ये उपागम तो इस बात पर जोर देता है कि अगर ये सारे विज्ञान, सभी समाज विज्ञान अगर एक दूसरे को जोड़कर, सब एकजुट होकर या अंतः निर्भरता के आधार पर वो अगर अध्ययन करें, तो आप देखिए समाज विज्ञान का जो ज्ञान भंडार है वो कितना व्यापक हो जाएगा और सबके लिए वो लाभदायक भी होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस जो धारा में, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में हम ये समझ गए हैं कि बिल्कुल अंतःशास्त्रीय उपागम पर यहाँ इस नाम पर भी जोर दिया गया, इस पर काफ़ी अत्यधिक जोर दिया गया ही न केवल, बल्कि इसको जो पल्लवित, पुष्पित और पल्लवित भी यहाँ ये उपागम हुआ। अब नेक्स्ट जो आगे हम देखते हैं, तीसरी जो धारा है, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, किस प्रकार अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण वहाँ आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, अगर अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण या उपागम की रूप में इसको देखें, तो यहाँ पर तो खैर ये व्यापक रूप में यहाँ भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। किस रूप में कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवादी जो सिद्धांत है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत वो अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण का एक तरह से आधार आप कह सकते हो। कैसे? क्योंकि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहता यही है कि अगर मानव इतिहास को समझना है तो फिर उसके लिए जो वो बहुत सारे तत्व हैं, केवल एक तत्व से आप नहीं समझ सकते हो, बल्कि मानव इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो अर्थव्यवस्था है, राजनीति व्यवस्था है, जो संस्कृति है इतिहास की, उन सबको समझना होगा। ठीक है, मतलब उसको समाज को समझना होगा, संस्कृति को समझना होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद यही तो कहता है। आपने मार्क्सवाद जब पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, उसमें भी आपने पढ़ा है कि जो इतिहास को अगर समझना है तो वो एक पक्ष को लेके नहीं समझ सकते उसके। हालांकि आर्थिक पक्ष पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, लेकिन उन्होंने मानव इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए माना कि राजनीति
तत्व को, आर्थिक तत्व को, संस्कृति के तत्व को, समाज की स्थिति के तत्व को एक अंग के रूप में बनाना होगा, इतिहास के अंग के रूप में, तभी आप उसको सही समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये अंतःशास्त्रीय जो दृष्टिकोण आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई पड़ जाता है। मार्क्सवाद तो आर्थिक जो तत्व को एक आधारभूत तत्व मानता है, कि जो इतिहास, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सबको बिल्कुल जोड़ के रखता है, उनमें घनिष्ठता स्थापित करता है। तो कुल मिला के जो मार्क्सवाद की ये जो पूरी अवधारणा, इस स्थिति को हम देखते हैं तो स्पष्ट यहाँ लगता है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इसने भी अंतः शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उसका समर्थन किया है और उसको अपनाया है। तो ये तीसरी जो धारा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इस रूप में भी हमने इसको समझा है। तो विद्यार्थियों, पूरी विकास यात्रा है जो अंतः शास्त्रीय उपागम की, इसकी जो विकास को तीन धाराओं में हमने समझा, परंपरागत, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी। तो आशा है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा और बहुत यहाँ हालांकि चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत परीक्षा में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, लेकिन हाँ समझने के लिए आपको ज़रूरी है। और हो सकता है छोटे क्वेश्चंस के रूप में यहाँ कुछ प्रश्न बने अलग अलग धाराओं के रूप में। हो सकता है व्यवहारवाद के रूप में आपसे पूछा जाए, मार्क्सवाद के रूप में पूछा जाए, या परंपरावाद के रूप में पूछा जाए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अन्य जो टॉपिक्स पर आगे हम और जिक्र करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज अंत में बस आपसे यही अपील कि आप स्वयं इन वीडियो को लाभ उठाते रहें, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा भी करें, और जो नोट्स आपको यहाँ पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको नोट करते जाएं, साथ के साथ लर्न भी करते जाएं, याद भी करते जाएं। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें वीडियो पर, पूरी श्रृंखला पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।